जनरली जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारा एफर्ट लग रहा हो और साथ साथ में हम मेंटली या फिर फिजिकली टायर्ड भी फील कर रहे हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ काम किया है या फिर हमने कुछ वर्क किया है। मगर साइंस में जब हम इस टर्म को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर से इसी टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। According to science, a work is said to be done when a force applied on a body causes the body to move. इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ और मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी अपनी जगह से मूव या फिर डिस्प्लेस हो जाती है, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है जो इस बॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी अपनी जगह से मूव या फिर डिस्प्लेस हो जाती है यहाँ पे। अब क्योंकि फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वर्क डन इस केस में हुआ है। मगर इस केस में अगर हम देखें, ये पर्सन क्या कर रहा है, वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस वॉल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 होगा। तो क्योंकि फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में कोई भी मोशन या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इस केस में चाहे वो कितना भी फोर्स लगा ले, हम क्या कहेंगे, वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ है इस केस में। ठीक है। वैसे जैसे पर्सन है, अगर ये इस कार के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो कार है वो अपनी जगह से मूव कर गई, तो हम कह सकते हैं इसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। मगर बाई चांस अगर ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है, तो इस केस में हम कहेंगे कि इसने कुछ भी वर्क डन नहीं किया है। बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। यहाँ पे एफ का मतलब है फोर्स, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों सेम होंगी। अगर ऐसा हो जाता है कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बस फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि ये जो मेरे पास फॉर्मूला है W इक्वल्स टू एफ एस, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तभी एप्लीकेबल होगा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्क डन है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि जो वर्क डन है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ना करने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्शन अगर हम चेंज भी कर दें, तो भी जो वर्क डन है उसकी वैल्यू पे हमारा कोई भी असर नहीं आएगा। अब बात करते हैं उस केस की जहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। मान के चलो ऐसा केस है जहां पे क्या हो रहा है, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, बट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग अलग है ना। तो हम इसी फॉर्मूले में हम एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हैं। जो तुम्हारा फॉर्मूला है दैट इज W इक्वल्स टू एफ एस। इसके आगे भी मैं एक और टर्म ऐड कर दूंगा दैट इज कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये फॉर्मूला आया कहां से? इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। नाउ ये फॉर्मूले की डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कोई बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब ये बॉडी जो है यहाँ पे थी पहले और अब यहाँ पे पहुंच चुकी है। ठीक है। मुझे पता करना है ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो मैं अगर इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मैं क्या देख सकता हूँ पहले कि ये जो बॉडी है कुछ ना कुछ ऊपर वाली डायरेक्शन में भी मूव करी होगी और कुछ ना कुछ आगे वाली डायरेक्शन में भी मूव करी होगी, तभी जाके तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे पहुंच पाई है ना। तो इसका अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये जो बॉडी है थोड़ा बहुत ऊपर भी शिफ्ट हुई है ना, और थोड़ा बहुत आगे भी शिफ्ट हुई है। इसी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यहाँ तक हो पाया है। तो ये जो दो ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, इन्हीं को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है। और आसान भाषा में ऐसे समझो कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है और तुम्हें उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो तुम क्या करोगे, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ब्रेक कर दोगे। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तुमने ब्रेक किए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है। बैक टू आवर डेरिवेशन। अगर हमें ये फॉर्मूला निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स निकालेंगे और दो कंपोनेंट्स में उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। समझते हैं इसे। मान के चलो एक बॉडी है, इसको मान के A B C। ये जो बॉडी है ये
फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट सी डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। और ये किसकी वजह से डिस्प्लेस कर रही है? जब मैंने इस डायरेक्शन से कुछ फोर्स लगाया होगा, इस वजह से ये बॉडी इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास जो पहला मेथड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ए सी, मैं इसके कंपोनेंट्स निकालूंगा। अब दोबारा से अगर मुझे कंपोनेंट्स निकालने हैं तो मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो तुम्हारा कंपोनेंट है ए बी, ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स के डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करके इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर को अपने जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये वाला जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है, ये ए ई वाला जो कंपोनेंट है, इसको अपनी जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे रिप्लेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये भी एक रूल है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये भी एक वेक्टर्स का रूल है जो हम कभी फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अपने कन्वीनियंस के लिए अगर इस ए ई को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हम फॉर्मूला हमारा जो था पहले W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी एफ, मगर यहाँ पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैंने कहा था हम क्या लेंगे, ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स के डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ, है ना। अब मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारे पास ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। दोबारा देखें तो हम ए बी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए सी की वैल्यू होगी एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी होगी वो क्या होगा तुम्हारे पास, एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं ए बी की जगह पे लिख सकता हूँ एफ डॉट एस कॉस थीटा, जो कि मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर बात करें हम इसके दूसरे मेथड की, तो दूसरे मेथड में हम ऑपोजिट कर रहे हैं इस बार। हमारे पास कोई बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस वाले डायरेक्शन में हो रहा है, ये हो गया ए बी सी, और फोर्स जो लग रहा है वो इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस केस में हम ये कर रहे हैं कि हम फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं और उसी कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस में अगर डिवाइड करना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से इसके कंपोनेंट बने, एक ये बनेगा और इसका एक कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये इसके एक्स और वाई एक्सिस में मैंने क्या कर दिया, इसको कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया है। ये तुम्हारा फोर्स है। अब दोबारा से सॉल्व करने से पहले पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला जो वेक्टर है हमारा, इसको मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए शिफ्ट कर दूंगा। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूं तो मैं इसको यहां पे बना सकता हूं इस तरीके से। इनमें से जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। तो हम इसी फोर्स को लेके हम अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। इसको भी मार्किंग कर लेते हैं पी क्यू, और ये तो ए है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा से फॉर्मूला हमारे पास W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। यहाँ पे मुझे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो फोर्स क्या होगा हमारे यहाँ पे, क्यू ए, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे। अब ये जो फॉर्मूला था ये क्या था तुम्हारा, थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा हो जाएगा। दिस इज एंगल 90 डिग्री। यहां से मैं अगर क्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे किसका इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे दोबारा से कॉस थीटा का यूज करना होगा, बिकॉज क्यू ए इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा की मैं अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा दैट विल बी क्यू ए अपॉन पी ए। तो यहां से अगर मुझे क्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इट विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो इट विल बी एफ कॉस थीटा डॉट एस। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे पास सेकेंड मेथड ऑफ डेरिवेशन हो गया दिस फॉर्मूले के लिए। अब ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास तीन केसेस बनते हैं, ठीक है। पहला केस जब हम थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री लेते हैं, दूसरा केस जब थीटा की वैल्यू को हम 180 डिग्री ले लेते हैं, और तीसरा जब हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री लेते हैं। इसका मतलब ये है, मान के चलो तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इस केस में तुम देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मान के चलो तुम एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, बॉक्स को जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होगा इट विल बी 0 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इस वैल्यू को पुट करके देखें तो हम ये देख सकते हैं एफ एस कॉस 0 डिग्री। हमें पता है 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू दैट इज 1। तो आंसर जो तुम्हारा आएगा W इक्वल्स टू एफ एस आएगा। इसका मीनिंग ये है
कि तुम्हारे वर्क डन की वैल्यू जो भी आए, वो तो खैर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर वैल्यू जो वर्क डन की जो भी आएगी इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, इन केस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो इसका ऑपोजिट, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फ्रिक्शन। मान के चलो अगर मैं बॉक्स को पुश कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो अगर फ्रिक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो मान के चलो ये तुम्हारा बॉक्स है, इस वाले डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मगर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इस केस में जो तुम्हारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस 180 डिग्री। तो हमें पता है कि जो हमारा कॉस 180 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज -1। तो यहाँ से जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी इट विल बी एफ डॉट एस, और उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जब फोर्स, जो तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इसके डायरेक्शन जब ऑपोजिट होती है या फिर इन दोनों के बीच में जब 180 डिग्री का एंगल आता है तो जो भी वर्क डन आएगा वो तो खैर दोबारा से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, मगर जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी नेगेटिव ओनली, ठीक है। तीसरे केस की अगर हम बात करें तो मान के चलो अगर तुम, एक स्टोन है जिसको तुमने एक धागे से बांधा हुआ है और तुम उसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हो, तो इस केस में तुम जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो ये अंदर वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। और अगर हम इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम ये देख सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो इस केस में जब तुम पत्थर को धागे की मदद से गोल गोल घुमा रहे हो, इस केस में फोर्स की डायरेक्शन अंदर की साइड होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया बाहर की साइड पे, है ना। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है इट इज 90 डिग्री। तो अगर हम देखें यहाँ पे W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, हमें पता है कॉस 90 की जो वैल्यू होती है इट इज 0। तो ये भी दोबारा से एफ एस इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में जहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे कुछ भी वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब ये तो तुम्हारे 3 केसेस बुक में है, मगर इन 3 केसेस को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम ये सीख सकते हैं इससे कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, 0 डिग्री है अगर, तो वर्क डन की जो वैल्यू रहेगी इट विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, है ना। मगर जैसे जैसे एंगल ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहता है, मान चलो ये एंगल जो है 30 डिग्री हो गया, तो तुम्हारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू भी थोड़ा कम हो जाएगी। दूसरा केस ये, अगर 60 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे तो दोबारा से तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो बढ़ गया, तो तुम्हारा वर्क डन और कम हो जाएगा। और इवेंचुअली जब एक बार ये 90 डिग्री पे आ गया तुम्हारा डायरेक्शन, जो तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री हो गया, इस केस में क्या होगा, 0 में सबसे मैक्सिमम वर्क डन है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा वैल्यू जो होगी वर्क डन की वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। और जब 90 डिग्री पे तुम्हारा जो एंगल बन गया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस केस में जो वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू 0। कम होते होते 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा का पूरा वर्क डन 0 हो गया, है ना। और इवेंचुअली फिर इसके आगे जब इससे ज्यादा 90 डिग्री से ज्यादा एंगल जब बनना स्टार्ट होगा तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं ग्रेविटी के केस में वर्क डन क्या होता है, ठीक है। मान के चलो कोई बॉल है जो कुछ हाइट से ग्राउंड पे आ रही है, तो दिस इज हाइट, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेविटी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, इसकी वजह से बॉल जो है इस हाइट से यहाँ तक नीचे आ जा रहा है ना। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, तो जो फोर्स लगा रही है ग्रेविटी वो कितना होगा, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू जी, यही फोर्स अप्लाई कर रही होगी ग्रेविटी, है ना। तो मैं फोर्स की जगह पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ एम जी से, है ना। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एच के बराबर है द हाइट, जहां से क्या हो रहा है, जितनी हाइट से बॉल नीचे गिर रही है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगाती है, विच इज इक्वल टू एम जी। और क्योंकि फोर्स भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहा है तो ग्रेविटी विल ओनली केयर अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब चाहे ऑब्जेक्ट किसी स्टेयर से लेकर आओ, किसी स्लोप से लेकर आओ, या किसी भी लंबे रास्ते को चुन लो, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट के केस में बस इतना देखेगी कि बॉडी वर्टिकली कितना नीचे गई है। अब वर्क डन की यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी एसआई यूनिट होती है दैट इज जूल, सीजीएस यूनिट इज अर्ज, और जो बाकी यूनिट्स होती है दैट इज किलो जूल, मेगा जूल एंड गीगा जूल, ठीक है। जी मींस गीगा, एम फॉर मेगा एंड के इज किलो हियर,
ठीक है। इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1 किलो जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ जूल। जो तुम्हारे पास 1 मेगा जूल होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 जूल। और जो तुम्हारे पास गीगा जूल होता है 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10⁻9 जूल। ठीक है। जो हम वैसे यूज करते हैं वो ये वाली है। ठीक है। बट न्यूमेरिकल्स में कभी कभार जो तुम्हारे पास वर्क की वैल्यू जो होती है वो इस यूनिट्स में दे देता है, तो उसमें तुम्हें जूल में कन्वर्ट करने के लिए इन रिलेशंस को याद रखना जरूरी है। ठीक है। और दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क डन। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपने आज की वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आप कमेंट में मुझे कोई भी साइंस का टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसको हम फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।